26.1 परिचय। इस इकाई के पिछले 2 खंडों में हमने खुली और दूरस्थ शिक्षा की सामाजिक और दार्शनिक नींव के बारे में विस्तार से बात की। हमने आज दूरस्थ शिक्षा के सामने आने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की। यह खंड मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) प्रणाली की उभरती चिंताओं पर केंद्रित है। ओडीएल प्रणाली का मुख्य उद्देश्य सामाजिक रूप से वंचित, दूरस्थ, दूसरे अवसर और अंशकालिक शिक्षार्थियों की सेवा करना है। अपने प्रारंभिक फोकस के बावजूद ओडीएल प्रणाली ने एक लंबा सफर तय किया है और मुख्यधारा की पारंपरिक शिक्षा के साथ महत्वपूर्ण रूप से संपर्क किया है। यह शिक्षा का एक परिष्कृत प्रदाता बन गया है, जो सीखने के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग कर रहा है, पाठ्यक्रम विकास में लचीलापन प्रदान कर रहा है और सीखने की प्रक्रिया में नवीनतम विकास को तुरंत अपना रहा है। 1990 के दशक की शुरुआत से वैश्वीकरण और नए संरचनात्मक विकास कार्यक्रमों की शुरुआत ने खुली और दूरस्थ शिक्षा के लिए विभिन्न चिंताओं को बढ़ा दिया है। इस इकाई में हमारा लक्ष्य ओडीएल प्रणाली को चल रही सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रक्रियाओं के भीतर स्थापित करना और इसके सामने आने वाले विरोधाभासों को उजागर करना है। हम शिक्षा के वस्तुकरण, पाठ्यक्रम सामग्री में गुणवत्ता आश्वासन, ज्ञान उत्पादन और शिक्षा के परमाणुकरण जैसे मुद्दों पर व्यापक रूप से चर्चा करते हैं। अध्याय 26.2 ओडीएल प्रणाली संदर्भ। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा ओडीएल प्रणाली, जैसा कि आज मौजूद है, एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया के माध्यम से विकसित हुई है। अंशकालिक, आकस्मिक, दूसरे अवसर और प्रिंट आधारित पत्राचार शिक्षा के प्रारंभिक चरणों से शुरू होकर यह एक व्यवहार्य वैकल्पिक शिक्षण प्रणाली में बदल गया है। आज ओडीएल छात्रों का एक बड़ा वर्ग पूर्णकालिक, पहला मौका, उपलब्धियोन्मुख, प्रेरित और विश्व स्तर पर जुड़ा हुआ है। यह प्रणाली हाशिए पर मौजूद आबादी के हितों को संबोधित करना जारी रखती है। डिलीवरी मोड के संदर्भ में यह एकल प्रिंट आधारित तरीकों के शुरुआती चरणों से लेकर प्रिंट, ऑडियो, वीडियो और ई-लर्निंग को शामिल करने वाले एकीकृत मोड तक प्रगति कर चुका है। विद्वानों ने ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ओडीएल प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव देखे हैं, जो कॉरेस्पोंडेंस से डिस्टेंस से ओपन डिस्टेंस, वर्चुअल ई-लर्निंग और अंत में कंसोर्टियम आधारित लर्निंग तक विकसित हुआ है। हाल के दशकों में पारंपरिक शैक्षणिक संस्थानों ने दूरस्थ शिक्षा को शिक्षा की मुख्यधारा और आवश्यक हिस्से के रूप में अपनाया है। ओडीएल एक सीमांत प्रदाता से एक प्रमुख वैश्विक शिक्षा प्रणाली में बदल गया है। मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का बढ़ता महत्व निम्नलिखित कारकों से प्रभावित है। वैश्वीकरण, शैक्षिक प्रक्रियाओं का विश्वव्यापी विस्तार, ज्ञान अर्थव्यवस्था, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्थाओं का व्यापक विकास, आईसीटी में क्रांति, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में प्रगति, डब्ल्यूटीओ में जीएटीएस का औपचारिकीकरण, विश्व व्यापार संगठन के तहत सेवाओं में व्यापार में सामान्य समझौता, डकार घोषणा, शिक्षा के लिए सामाजिक प्रतिबद्धताएं, आजीवन सीखना, निरंतर सीखने के लिए सामाजिक प्रतिबद्धता, सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन 1995 में घोषित की गई। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य यूएनडीपी का लक्ष्य निरक्षरता, भूख, बेरोजगारी और एड्स को खत्म करना है। राजनीतिक अधिदेश, विकासशील देशों में हाशिए पर मौजूद आबादी के लिए शिक्षा में सुधार के लिए अधिदेश, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बढ़ती मांग, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए वैश्विक प्रयास, शिक्षा का व्यावसायीकरण, शिक्षा को एक वस्तु मानने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। पारंपरिक शिक्षा प्रणालियों की संरचनात्मक कठोरता की तुलना में ओडीएल अपने लचीलेपन और गुणवत्ता से समझौता किए बिना बड़ी संख्या में छात्रों को समायोजित करने के कारण अलग दिखता है।
वैश्वीकरण और आईसीटी ज्ञान अर्थव्यवस्था के अभिन्न अंग है, जो आजीवन सीखने के माध्यम से व्यावसायिक ज्ञान के उत्पादन और व्यापार पर निर्भर करते हैं। बाजार संचालित राज्य में शिक्षा के वस्तुकरण और आईसीटी के उपयोग के माध्यम से आजीवन सीखने के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धताएं आवश्यक हो जाती है। जैसे जैसे ज्ञान अर्थव्यवस्था का विस्तार होता है, दुनिया भर में शिक्षा की मांग बढ़ती है, जिससे डब्ल्यूटीओ और जीएटीएस जैसे संगठनों के माध्यम से सीमाओं के पार शिक्षा का व्यापार होता है। इन परिवर्तनों के बीच शैक्षिक उत्पादों की गुणवत्ता, समानता और मान्यता को लेकर चिंताएं बढ़ गई है। इस संदर्भ में ओडीएल प्रणाली को नई समस्याओं, चुनौतियों, संभावनाओं का सामना करना पड़ता है। निम्नलिखित इकाई में हम ओडीएल प्रणाली में आने वाली कुछ सामान्य समस्याओं पर चर्चा करेंगे। शीर्षक: भारत में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा, ओडीएल का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, एक चिंतनशील विश्लेषण। परिचय: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के एक छात्र के रूप में मैं खुद को मुक्त और दूरस्थ शिक्षा, ओडीएल की गतिशील दुनिया में डूबा हुआ पाता हूँ। भारत के प्रमुख मुक्त विश्वविद्यालय के रूप में इग्नू पारंपरिक कक्षा व्यवस्था से परे शिक्षा प्रदान करने में अग्रणी रहा है। इस प्रतिबिंब में मेरा उद्देश्य उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में गहराई से जाना है जो ओडीएल प्रणाली की कार्यप्रणाली को आकार देता है, इसके द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों और अवसरों की खोज करता है। भारत में सामाजिक सांस्कृतिक विविधता। भारत संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं की अपनी समृद्ध टेपेस्ट्री के साथ एक अद्वितीय सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य प्रस्तुत करता है। विविधता न केवल भौगोलिक है बल्कि सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, शैक्षिक स्तर और तकनीकी पहुंच तक भी फैली हुई है। ओडीएल प्रणाली की चुनौतियों और शक्तियों को समझने के लिए इस विविधता को समझना महत्वपूर्ण है। चुनौतियां: भाषिक विभिन्नता। भारत में अनेक भाषाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक यहाँ के सांस्कृतिक संदर्भ में गहराई से अंतर्निहित है। ओडीएल को इस तरह से शिक्षा प्रदान करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है जो समावेशी हो और भाषाई विविधता को पूरा करती हो। इग्नू इस चुनौती को पहचानते हुए विभिन्न भाषाओं में अध्ययन सामग्री प्रदान करता है, लेकिन बहुभाषी समाज में प्रभावी संचार सुनिश्चित करना एक निरंतर चिंता का विषय बना हुआ है। सामाजिक-आर्थिक असमानताएं। भारत में सामाजिक-आर्थिक विविधता प्रभावी ओडीएल के लिए आवश्यक संसाधनों तक पहुंच को सीधे प्रभावित करती है। जबकि शहरी क्षेत्रों में बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी और अध्ययन सामग्री तक पहुंच हो सकती है, ग्रामीण क्षेत्र अक्सर बुनियादी ढांचे की सीमाओं से जूझते हैं। इस अंतर को पाटना एक सतत प्रयास है, जिसमें इग्नू सामुदायिक केंद्रों और क्षेत्रीय कार्यालयों जैसी विभिन्न रणनीतियों को नियोजित कर रहा है। तकनीकी पहुंच। डिजिटल विभाजन ओडीएल प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बाधा है। जबकि शहरी छात्रों के पास हाई स्पीड इंटरनेट और आधुनिक गैजेट्स तक पहुंच हो सकती है, ग्रामीण समकक्षों को इस संबंध में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इग्नू ने विविध तकनीकी पहुंच को पूरा करने के लिए ऑफलाइन अध्ययन सामग्री और मोबाइल एप्लीकेशन पेश किए हैं। अवसर। समावेशिता। ओडीएल में स्वाभाविक रूप से अधिक समावेशी होने की क्षमता है। यह उन व्यक्तियों के लिए बाधाओं को तोड़ता है जो भौगोलिक बाधाओं या व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं के कारण पारंपरिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इग्नू की लचीली शिक्षण अनुसूची और विविध पाठ्यक्रम पेशकशें कामकाजी पेशेवरों और गृहिणियों सहित शिक्षार्थियों के एक व्यापक स्पेक्ट्रम को सशक्त बनाती है। सांस्कृतिक एकीकरण। ओडीएल प्रणाली जब सोच समझकर तैयार की जाती है, तो स्थानीय संस्कृतियों को पाठ्यक्रम में एकीकृत कर सकती है।
इग्नू के दृष्टिकोण में अध्ययन सामग्री में क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य को शामिल करना, सांस्कृतिक प्रासंगिकता की भावना को बढ़ावा देना शामिल है। यह न केवल सीखने के अनुभव को समृद्ध करता है, बल्कि शिक्षा को विविध छात्र आबादी के लिए अधिक भरोसेमंद बनाता है। कौशल संवर्धन। भारत के विविध कार्यबल को कई प्रकार के कौशल की आवश्यकता है। ओडीएल व्यक्तियों को उनके पेशेवर या व्यक्तिगत जीवन को बाधित किए बिना विशेष कौशल हासिल करने का अवसर प्रदान करता है। इग्नू के व्यावसायिक पाठ्यक्रम और कौशल विकास कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों की सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुरूप है, जो व्यक्तिगत और सामुदायिक विकास दोनों में योगदान करते हैं। सीखने के अनुभव पर प्रभाव। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ ओडीएल प्रणाली में सीखने के अनुभव को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। इग्नू इस बात से अवगत होकर शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण अपनाता है। क्षेत्रीय केंद्रों और अध्ययन समूहों के साथ विकेंद्रीकृत संरचना शिक्षार्थियों के बीच समुदाय की भावना को सुविधाजनक बनाती है। विचारों, अनुभवों और सांस्कृतिक दृष्टिकोणों का आदान प्रदान सीखने की यात्रा को बढ़ाता है। सामाजिक समानता को बढ़ावा देना। इग्नू द्वारा क्रियान्वित ओडीएल सामाजिक समानता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उन लोगों को शिक्षा प्रदान करता है जिन्हें विभिन्न कारणों से औपचारिक प्रणाली से बाहर रखा गया है। समावेशिता और लचीलेपन पर ध्यान सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप है, जो हाशिए पर रहने वाले समुदायों के व्यक्तियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। निष्कर्ष। निष्कर्षतः सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ इग्नू में ओडीएल प्रणाली के कामकाज को गहराई से प्रभावित करता है। हालांकि चुनौतियां बनी हुई हैं, भारत के विविध सांस्कृतिक परिदृश्य द्वारा प्रस्तुत अवसर ओडीएल को शिक्षा के लोकतंत्रीकरण के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बनाते हैं। समावेशिता, सांस्कृतिक एकीकरण और कौशल वृद्धि के प्रति इग्नू की प्रतिबद्धता सामाजिक सांस्कृतिक बारीकियों के प्रति एक विचारशील प्रतिक्रिया को दर्शाती है, जो एक गतिशील और समृद्ध सीखने के माहौल को बढ़ावा देती है। 26.3 सामाजिक उत्तरदायित्व और बाजार की मांगों को संतुलित करने में चुनौतियां। विकसित क्षेत्रों में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा ओडीएल प्रणाली को दूसरे अवसर के शिक्षार्थियों, विशेष रूप से कार्यबल में शामिल लोगों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। इन शिक्षार्थियों की विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताएं हैं और उनमें से कई पहले से ही काम कर रहे हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विकसित देशों में ओडीएल प्रणाली पूरी तरह से बाजार ताकतों द्वारा संचालित नहीं है। इसके विपरीत विकासशील देशों में ओडीएल प्रणाली को समाज में हाशिए पर रहने वाले समूहों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनिवार्य किया गया है। अपनी आधुनिक स्थापना के बाद से ओडीएल सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने और बाजार की मांगों को पूरा करने के बीच एक दुविधा से जूझ रहा है। वैश्वीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति और विकास रणनीति में बदलाव जैसे कारकों ने इस दुविधा को बढ़ा दिया है। ओडीएल एक ऐसा उद्योग होने के बीच उलझा हुआ है जो बाजार की जरूरतों का जवाब देता है और समाज में परिवर्तनकारी सांस्कृतिक परिवर्तन को प्रेरित करने वाली ताकत है। इन ताकतों के जवाब में समानांतर विकास के बावजूद संतुलन अक्सर ओडीएल के बाजार संचालित पहलू की ओर झुकता है। एक बाजार अर्थव्यवस्था में जहां ज्ञान का विपणन किया जाता है, ज्ञान उद्योग अकादमिक पैकेजों का उत्पादन और वितरण करते हैं, जिनके पास एक स्थापित बाजार होता है, वित्तीय रिटर्न का वादा करता है और उत्पादन और विपणन में न्यूनतम जोखिम शामिल होता है। विशेष रूप से प्रबंधन और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में, जहां नौकरशाहों और प्रबंधकों के बीच कौशल उन्नयन की मांग है,
ओडीएल पहल अक्सर शैक्षणिक संस्थानों के लिए राजस्व उत्पन्न करने की दिशा में की जाती है। चूंकि ओडीएल प्रणाली वैश्विक घटनाओं के साथ एकीकरण की चुनौती का सामना कर रही है, इसलिए ज्ञान के विपणन की दिशा में उल्लेखनीय बदलाव आ रहा है। यह बदलाव बाजार की मांगों के साथ शैक्षिक पेशकशों को संरेखित करने की आवश्यकता पर जोर देता है, जो संभावित रूप से समाज में एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में ओडीएल के मूल इरादे को प्रभावित करता है। 26.4 दूरस्थ शिक्षा के लिए अध्ययन सामग्री में गुणवत्ता सुनिश्चित करना। हाल के वर्षों में दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम सामग्री की गुणवत्ता के बारे में चिंता बढ़ रही है। दूरस्थ शिक्षा में गुणवत्ता नियंत्रण के विचार की जड़ें औद्योगिक संदर्भ में हैं, जहां गुणवत्ता का अर्थ एक दोष रहित, पूरी तरह से विश्वसनीय उत्पाद या सेवा है जो किसी दिए गए मूल्य पर ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करता है। होल्ट 1990। गुणवत्ता को इस आधार पर भी देखा जाता है कि कोई उत्पाद अपेक्षित मानकों के अनुरूप कितना अच्छा है। गुरी 1987। यह परिप्रेक्ष्य प्रयासों की विशेषज्ञता और श्रम विभाजन पर प्रकाश डालता है। सैलिस 1993 के अनुसार रणनीतिक रूप से गुणवत्ता प्राप्त करने में काम को संकीर्ण और दोहराव वाले कार्यों में विभाजित करना शामिल है, जो बड़े पैमाने पर उत्पादन का परिणाम है, जिसने श्रमिकों के लिए गुणवत्ता की स्वयं जांच करने की संभावना को हटा दिया है। इससे श्रम का सख्त विभाजन हुआ और एक निरीक्षण प्रणाली की आवश्यकता हुई जिसे गुणवत्ता नियंत्रण सैलिस 1993 के रूप में जाना जाता है। दूरस्थ शिक्षा के कई विद्वान गुणवत्ता आश्वासन के मुद्दे को शिक्षा सेवाओं के औद्योगिकरण के बराबर मानते हैं। ओटो पीटर 1983 प्रौद्योगिकी के उपयोग, श्रम विभाजन और उत्पादित शैक्षिक सामग्री में गुणवत्ता सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के कारण दूरस्थ शिक्षा को शिक्षा का सबसे औद्योगिक रूप मानते हैं। शैक्षणिक संदर्भ। दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में गुणवत्ता की अवधारणा अक्सर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ओडीएल द्वारा बनाई गई स्वशिक्षणात्मक पाठ्यक्रम सामग्री के साथ साथ विभिन्न गतिविधियों से संबंधित छात्र सहायता सेवाओं को संदर्भित करती है। अध्ययन सामग्री भेजना, प्रिंट, ऑडियो और वीडियो। परामर्श प्रदान करना, शैक्षणिक, व्यक्तिगत, व्यावसायिक। पंजीकरण संभालना। मूल्यांकन आयोजित करना, निरंतर और सत्रांत दोनों। निगरानी, प्रतिक्रिया एकत्र करना और नीति सुधार पर शोध करना। गुणवत्ता नियंत्रण और प्रबंधन के लिए संस्थानों को व्यवस्थित करने के लिए कई प्रक्रियाएं लागू की गई है। विद्वान इस उद्देश्य के लिए विभिन्न गतिविधियों का सुझाव देते हैं, जिनमें सहयोगात्मक गैर पदानुक्रमित पाठ्यक्रम, टीम वर्क, विषय विशेषज्ञों से इनपुट के साथ ड्राफ्ट को संशोधित करना, पूर्व परीक्षण पाठ्यक्रम सामग्री, दूरस्थ शिक्षकों और अकादमिक परामर्शदाताओं को उचित रूप से उन्मुख करना, छात्र असाइनमेंट की निगरानी करना, छात्रों से प्रतिक्रिया एकत्र करना, विशेषज्ञों से मूल्यांकन कराना शामिल है। पाठ्यक्रम सामग्री और समय समय पर पाठ्यक्रम सामग्री को संशोधित करना। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दूरस्थ शिक्षण उत्पादों और सेवाओं की व्यवस्थित समीक्षा और निरीक्षण किए जाते हैं। उभरता हुआ राजनीतिक संदर्भ। गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना राज्य में बदलते राजनीतिक परिदृश्य से निकटता से जुड़ा हुआ है। टैट 1993 गुणवत्ता प्रबंधन के राजनीतिक आयाम पर प्रकाश डालता है, क्योंकि राष्ट्रीय सरकारें सार्वजनिक निवेश पर रिटर्न चाहती है। शिक्षा और प्रशिक्षण आर्थिक सुधार और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। पारंपरिक शैक्षणिक संस्थानों ने अपने मिशन को पूरा नहीं किया है। और खुली और दूरस्थ शिक्षा को अब पारंपरिक तरीकों की तुलना में कम लागत पर लचीले सीखने के अवसरों का मुख्यधारा प्रदाता माना जाता है। जवाब में
राज्य ने एक प्रतिस्पर्धी माहौल को बढ़ावा दिया है, जिससे विश्वविद्यालयों को मुक्त बाजार में कंपनियों के समान बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पहले छात्र के रूप में जाने जाते थे, अब ग्राहक सेवाओं के लिए अधिक भुगतान कर रहे हैं। वे प्रबंधन की चिंताओं के केंद्र में हैं। इस बदलते वैश्विक संदर्भ में गुणवत्ता आश्वासन एक केंद्रीय फोकस बन गया है। टैट 1993। इस उभरते परिदृश्य में दूरस्थ शिक्षा संस्थानों ने पाठ्यक्रम सामग्री में गुणवत्ता सुनिश्चित करने की चुनौती को स्वीकार कर लिया है। संपूर्ण गुणवत्ता नियंत्रण के लिए कठोर योजना और कार्रवाई लागू की गई है, जहां संगठन ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विश्वसनीय उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने में पूरी तरह से शामिल है। होल्ट 1990। अब आइए एक अध्ययन के रूप में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के मामले का उपयोग करते हुए भारतीय संदर्भ में गुणवत्ता आश्वासन के दर्शन का पता लगाएं। इग्नू में गुणवत्ता आश्वासन की रणनीति। भारत जैसे देशों में कई कारणों से गुणवत्ता आश्वासन के प्रति एक मजबूत राजनीतिक प्रतिबद्धता है। 1960 और 1970 के दशक में पारंपरिक पत्राचार शिक्षा दूरस्थ शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने में विफल रही। राज्य शासित मुक्त विश्वविद्यालयों को दूरस्थ शिक्षार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का काम सौंपा गया है। GATS मुक्त व्यापार व्यवस्था में सीमाओं के पार नए शिक्षा प्रदाताओं से चुनौतियों का सामना करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा महत्वपूर्ण है। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सभी इच्छुक लोगों को समायोजित नहीं कर सकती है, इसलिए विशाल जनसमूह की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक वैकल्पिक संरचना की आवश्यकता होती है। भारत में केवल कुछ प्रतिशत छात्रों 6.2% को ही नियमित विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है। समाज के एक बड़े वर्ग की शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 1960 के दशक में पारंपरिक विश्वविद्यालयों में पत्राचार शिक्षा शुरू की गई, जिससे बड़ी संख्या में छात्र आकर्षित हुए। हालांकि योजना की कमी, मुद्रित सामग्री और पारंपरिक पाठ्यपुस्तकों पर अत्यधिक निर्भरता, अपर्याप्त धन और प्रणाली का समर्थन करने के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता की कमी जैसे कारकों के कारण पत्राचार शिक्षा के मानकों में स्पष्ट रूप से गिरावट आई है। दूरस्थ शिक्षा की बढ़ती मांग, जनसंचार में प्रगति और सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि के साथ दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एक व्यवहार्य समाधान के रूप में 1980 के दशक में खुली शिक्षा प्रणाली की स्थापना की गई थी। 1985 में संसद के एक अधिनियम द्वारा बनाए गए इग्नू का उद्देश्य विविध तरीकों से आबादी के सबसे बड़े हिस्से की शैक्षिक भलाई को बढ़ावा देना और भारत में खुली और दूरस्थ शिक्षा के लिए मानक निर्धारित करना है। विविध साधनों का लाभ उठाने के लिए इग्नू ने पाठ्यक्रम विकास के लिए ऑडियो वीडियो इनपुट द्वारा पूरक स्वनिर्देशात्मक प्रिंट सामग्री का उपयोग करते हुए एक मल्टीमीडिया दृष्टिकोण अपनाया है। संस्थान अपने कार्यक्रमों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों ICT को एकीकृत करने की प्रक्रिया में भी है। इग्नू की स्थापना के बाद से उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा को बनाए रखना एक प्राथमिक चिंता रही है, जिसके कारण कई उपायों की शुरुआत हुई है। पाठ्यक्रम सामग्री की गुणवत्ता के प्रबंधन में शिक्षण संकाय ने विशिष्ट कदम उठाए हैं। भारत में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों विशेषज्ञों की समितियां बनाना। ये समितियां विस्तृत, उन्नत और अद्यतन पाठ्यक्रम बनाने के लिए कार्यशालाएं, कोर्स समूह और विचार मंथन सत्र आयोजित करती है। पाठ्यक्रम सामग्री विकसित करने में जाने-माने शिक्षकों और विशेषज्ञों को शामिल करना। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए वे सामग्री का संपादन भी करते हैं। उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए
पाठ्यक्रम लेखकों और संपादकों को दूरस्थ शिक्षाशास्त्र से परिचित कराने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करना। इग्नू युवा और योग्य शिक्षाविदों की भर्ती करता है। उन्हें दूरस्थ शिक्षा, स्वनुदेशात्मक पाठ्यक्रम सामग्री विकास और छात्र मूल्यांकन में प्रशिक्षित करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाती है। यूके की ओवरसीज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन (ODA), यूके की ओपन यूनिवर्सिटी, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA), जापान और कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग (COL) जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां शैक्षिक सामग्री विकसित करने में इग्नू का समर्थन करती है। संकाय को दूरस्थ शिक्षाशास्त्र और स्वनिर्देशात्मक पाठ्यक्रम सामग्री प्रस्तुति से लैस करने के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करना। ऑडियो वीडियो उत्पादन के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना। प्रशिक्षित संकाय द्वारा मसौदा पाठ्यक्रम सामग्री को स्वनिर्देशात्मक मोड (SIM) में परिवर्तित करना। भ्रम से बचने और छात्रों के लिए स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए विषय विशेषज्ञों के साथ नियमित रूप से बातचीत करना। किसी की विशेषज्ञता और रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम सामग्री लिखना और पुनर्लेखन करना। उत्पादित पाठ्यक्रम सामग्री पर विषय विशेषज्ञों से फीडबैक एकत्र करना। विषय विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया के आधार पर पाठ्यक्रम सामग्री को सुधारना और संशोधित करना। व्यापक वितरण से पहले छात्रों के बीच चयनित पाठ्यक्रम सामग्री का पूर्व परीक्षण। दूरस्थ शिक्षा और भाषा विशेषज्ञों से पाठ्यक्रम सामग्री पर टिप्पणियां इकट्ठा करना, उनके इनपुट के अनुसार अंतिम मसौदा तैयार करना। असाइनमेंट की नियमित रूप से तैयारी और निगरानी करना। दूरस्थ शिक्षाशास्त्र और इग्नू की पाठ्यक्रम सामग्री में अकादमिक परामर्शदाताओं को उन्मुख करना। पाठ्यक्रम सामग्री पर छात्रों से प्रतिक्रिया एकत्र करना। इग्नू के अध्ययन केंद्र में परामर्श सत्र में भाग लेना एक आम बात है। संकाय ने मुद्रित सामग्रियों में विभिन्न उपकरणों को शामिल करके सीखने के अनुभव को बढ़ाया है। इन उपकरणों में दृश्य सामग्री जैसे चित्र, सूचना बॉक्स, विचारकों की जीवनियां और व्यावहारिक समझ के लिए गतिविधियां शामिल है। संकाय का लक्ष्य यांत्रिक दृष्टिकोण से बचना है और स्वनुदेशात्मक सामग्री को रचनात्मक और छात्रों की शैक्षणिक आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी बनाने का प्रयास करना है। इन सहयोगात्मक प्रयासों की बदौलत इग्नू ने कम समय में ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान हासिल कर ली है। दुनिया भर के कई मुक्त विश्वविद्यालयों ने इग्नू की पाठ्यक्रम सामग्री को अपनाया है। विशेष रूप से इग्नू की पाठ्यक्रम सामग्री और कार्यक्रम वितरण के गहन मूल्यांकन के बाद कर्नल ने 1993 में इग्नू को कर्नल उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया। क्रिया और चिंतन 26.2 गुणवत्ता आश्वासन से आप क्या समझते हैं? ODL प्रणाली में गुणवत्ता आश्वासन कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? शीर्षक: मुक्त और दूरस्थ शिक्षा, ODL प्रणालियों में गुणवत्ता आश्वासन, एक गहन अन्वेषण। परिचय: गुणवत्ता आश्वासन किसी भी शैक्षिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो यह सुनिश्चित करता है कि संस्थान द्वारा निर्धारित मानकों और अपेक्षाओं को लगातार पूरा किया जाए। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ODL प्रणालियों के संदर्भ में, जहां लचीलापन और पहुंच सर्वोपरि है, गुणवत्ता आश्वासन चुनौतियों और अवसरों का एक अनूठा सेट लेता है। गुणवत्ता आश्वासन को समझना। शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन व्यवस्थित प्रबंधन और मूल्यांकन प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है, जिसका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा की डिलीवरी सुनिश्चित करना है। इसमें मानकों की स्थापना, इन मानकों के अनुपालन की निगरानी के लिए तंत्र का विकास और प्रतिक्रिया और मूल्यांकन के आधार पर निरंतर सुधार शामिल है। ODL प्रणाली में
गुणवत्ता आश्वासन पारंपरिक कक्षा सेटिंग्स से परे है। इसमें पाठ्यक्रम डिजाइन, शिक्षण सामग्री, छात्र सहायता सेवाएं, मूल्यांकन विधियां और प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे जैसे विभिन्न तत्व शामिल है। लक्ष्य यह गारंटी देना है कि शिक्षार्थियों को उनके भौतिक स्थान या सीखने के तरीके के बावजूद एक तुलनीय और मूल्यवान शैक्षिक अनुभव प्राप्त होता है। ओडीएल में गुणवत्ता आश्वासन के प्रमुख घटक। पाठ्यक्रम डिजाइन और सामग्री। कठोर पाठ्यक्रम डिजाइन मौलिक है। इसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित सीखने के परिणाम, प्रासंगिक सामग्री और उचित मूल्यांकन विधियां शामिल है। क्षेत्र में नवीनतम प्रगति को शामिल करने के लिए सामग्री को नियमित रूप से अद्यतन किया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि शिक्षार्थियों को वर्तमान और प्रासंगिक जानकारी प्राप्त हो। सीखने के संसाधन। सीखने के संसाधनों की उपलब्धता और पहुंच महत्वपूर्ण है। ओडीएल मुद्रित सामग्री, ऑनलाइन संसाधनों, मल्टीमीडिया और इंटरैक्टिव सामग्री पर बहुत अधिक निर्भर करता है। गुणवत्ता आश्वासन में यह सुनिश्चित करना शामिल है कि ये संसाधन सटीक, अद्यतित और पाठ्यक्रम के उद्देश्यों के अनुरूप है। छात्र सहायता सेवाएं। ओडीएल में पर्याप्त छात्र सहायता सेवाएं महत्वपूर्ण है। इसमें परामर्श, शिक्षण और तकनीकी सहायता शामिल है। गुणवत्ता आश्वासन यह सुनिश्चित करता है कि ये सेवाएं सुलभ, उत्तरदायी और ओडीएल शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं के अनुरूप है। आकलन और मूल्यांकन। निष्पक्ष और पारदर्शी मूल्यांकन पद्धतियां गुणवत्ता आश्वासन के केंद्र में है। इसमें ऐसे आकलन डिजाइन करना शामिल है जो सीखने के परिणामों को सटीक रूप से मापते हैं और समय पर और रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं। साहित्यिक चोरी को रोकने और मूल्यांकन प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए तंत्र मौजूद होना चाहिए। प्रौद्योगिकी अवसंरचना। ओडीएल काफी हद तक प्रौद्योगिकी पर निर्भर है। गुणवत्ता आश्वासन में यह सुनिश्चित करना शामिल है कि तकनीकी बुनियादी ढांचा मजबूत, सुरक्षित और शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं का समर्थन करने में सक्षम है। सीखने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने वाली तकनीकी गड़बड़ियों को रोकने के लिए नियमित रखरखाव और अद्यतन आवश्यक है। ओडीएल में गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करना। प्रत्यायन और मान्यता। ओडीएल संस्थानों को संबंधित शैक्षिक अधिकारियों से मान्यता लेनी चाहिए। प्रत्यायन यह सुनिश्चित करता है कि संस्थान पूर्वनिर्धारित गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है। नियोक्ताओं और अन्य शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ओडीएल डिग्रियों की मान्यता भी महत्वपूर्ण है, जो योग्यता की विश्वसनीयता और मूल्य को दर्शाती है। सतत निगरानी और मूल्यांकन। सतत निगरानी और मूल्यांकन की प्रणाली लागू करने से सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलती है। पाठ्यक्रमों, शिक्षण सामग्री और छात्रों की प्रतिक्रिया की नियमित समीक्षा निरंतर गुणवत्ता वृद्धि में योगदान करती है। यह प्रक्रिया व्यवस्थित होनी चाहिए, जिसमें व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करने के लिए आंतरिक और बाह्य दोनों मूल्यांकन शामिल हों। शिक्षकों के लिए व्यावसायिक विकास। ओडीएल में गुणवत्ता सुनिश्चित करने में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यावसायिक विकास के अवसर प्रदान करना यह सुनिश्चित करता है कि वे विकसित हो रही शैक्षणिक प्रथाओं और प्रौद्योगिकी से अवगत रहें। निरंतर प्रशिक्षण छात्रों के लिए आकर्षक और प्रभावी शिक्षण अनुभव बनाने की उनकी क्षमता को बढ़ाता है। प्रतिक्रिया तंत्र। मजबूत फीडबैक तंत्र स्थापित करना आवश्यक है। इसमें छात्रों, प्रशिक्षकों और अन्य हितधारकों से प्रतिक्रिया मांगना शामिल है। फीडबैक लूप उत्तरदायी होना चाहिए, जिसमें पहचाने गए मुद्दों के साथ ओडीएल प्रणाली में कार्रवाई योग्य सुधार हो। गुणवत्ता संवर्धन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग।
गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना अत्यावश्यक है। पैटर्न और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए लर्निंग एनालिटिक्स, डेटा संचालित अंतर्दृष्टि और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को नियोजित किया जा सकता है। प्रौद्योगिकी ओडीएल शिक्षार्थियों के बीच समुदाय की भावना को बढ़ावा देते हुए वास्तविक समय संचार और सहयोग की सुविधा भी प्रदान कर सकती है। निष्कर्षतः मुक्त और दूरस्थ शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन एक बहुआयामी और गतिशील प्रक्रिया है। इसमें एक व्यापक दृष्टिकोण शामिल है जिसमें पाठ्यक्रम डिजाइन, सीखने के संसाधन, छात्र सहायता सेवाएं, मूल्यांकन विधियां और प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे शामिल है। मान्यता, निरंतर निगरानी, पेशेवर विकास, फीडबैक तंत्र और प्रौद्योगिकी के रणनीतिक उपयोग के माध्यम से ओडीएल संस्थान अपने द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता का पता लगा सकते हैं और उसे बढ़ा सकते हैं। ऐसे युग में जहां शिक्षा तक पहुंच अब भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं है, ओडीएल में गुणवत्ता सुनिश्चित करना न केवल एक जिम्मेदारी बन जाती है बल्कि दुनिया भर में शिक्षार्थियों के सशक्तिकरण के लिए एक प्रतिबद्धता बन जाती है। 26.5 ओडीएल और ज्ञान उत्पादन। उन्नत तकनीकों का उपयोग करके ज्ञान फैलाने के लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ओडीएल प्रणाली महत्वपूर्ण है। इसे न केवल जानकारी साझा करनी चाहिए बल्कि नया ज्ञान भी पैदा करना चाहिए। ज्ञान केवल एक व्यक्ति की बौद्धिक विरासत नहीं है, बल्कि समाज के लिए एक संपत्ति भी है जो सत्यापन, आलोचना और रचनात्मक प्रक्रियाओं के माध्यम से विकसित होती है। विकासशील देशों में ओडीएल का लक्ष्य समाज के उपेक्षित वर्गों को सशक्त बनाना है। सभी प्रकार का ज्ञान सामाजिक संरचनाओं के माध्यम से बनता, प्रसारित और संरक्षित होता है। यदि ज्ञान हाशिए पर मौजूद समूहों को सशक्त बनाना है, तो कुछ कार्य आवश्यक है। भारतीय समाज में जाति, जातीयता और लिंग के सामाजिक निर्माण जैसे उदाहरणों पर विचार करते हुए हाशिए पर रहने वाले समूहों की अधीनता की ओर ले जाने वाली संस्थागत व्यवस्थाओं पर सवाल उठाने के लिए मौजूदा ज्ञान का पुनर्मूल्यांकन करें। इन संघर्षों से उत्पन्न होने वाली वैकल्पिक संस्थागत संरचनाओं को पहचानते हुए हाशिए पर रहने वाले समूहों के चल रहे संघर्षों का दस्तावेजीकरण करें जो प्रमुख व्यवस्था को चुनौती देते हैं। हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए ज्ञान की पहुंच में सुधार करना। पाठ्यक्रम में हाशिए पर रहने वाले समूहों के स्वदेशी ज्ञान और सामाजिक प्रथाओं को स्वीकार करना और उनका दस्तावेजीकरण करना। हाशिए पर मौजूद लोगों के बीच विज्ञान, व्यावसायिक और व्यावसायिक कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाना, उन्हें उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना। इन पहलों के लिए लचीली प्रणालीगत व्यवस्था की आवश्यकता होती है जो ज्ञान के वैकल्पिक निकाय पर विचार करने, आत्मसात करने और उसकी सराहना करने में सक्षम हो। ओडीएल इस वैकल्पिक ज्ञान का निर्माण करके समझ को संवेदनशील बनाने में महत्वपूर्ण है जो हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने के अभ्यास के रूप में कार्य करता है। इस वैकल्पिक ज्ञान का उत्पादन करने के लिए ओडीएल प्रणाली के भीतर हाशिए पर रहने वाले समूहों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर अनुसंधान को बढ़ावा देना। इस शोध से प्राप्त ज्ञान को पाठ्यक्रम में एकीकृत करें। हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए सीखने की प्रक्रिया में सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (आईसीटी) को शामिल करके सहयोगात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित करें। विकासशील देश के संदर्भ में ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ओडीएल वर्तमान में नए ज्ञान के निर्माण के बजाय मौजूदा ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने पर जोर देता है। अनुसंधान और सहयोगी परियोजनाओं के माध्यम से पाठ्यक्रम विकास में अधिक समय लगता है। प्रतिस्पर्धी बाजार अर्थव्यवस्था में ओडीएल सिस्टम में अक्सर वैकल्पिक ज्ञान उत्पन्न करने और इसे पाठ्यक्रम में एकीकृत करने के लिए आवश्यक स्थान की कमी होती है।
ओडीएल में शिक्षक वैकल्पिक ज्ञान को आकार देने की नैतिक जिम्मेदारी निभाते हैं। शिक्षण समुदाय द्वारा एक सक्रिय दृष्टिकोण उनके पेशेवर सशक्तिकरण और राष्ट्र और समाज के प्रति ओडीएल की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। ओडीएल शिक्षकों की पहल वैकल्पिक ज्ञान बनाने में महत्वपूर्ण है, जो ज्ञान को रहस्य से मुक्त करके हाशिए पर रहने वाले समूहों को सशक्त बनाने में योगदान देता है। ओडीएल प्रणाली का संरचनात्मक लचीलापन नए और नवीन शैक्षणिक पाठ्यक्रम शुरू करने के महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। विभिन्न प्रमाण पत्र, डिप्लोमा और डिग्री कार्यक्रम डिजाइन किए गए हैं, जो पारंपरिक रूप से अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। ओडीएल शिक्षकों के लिए इन अवसरों का पूरा उपयोग करना आवश्यक है। चिंतन और क्रिया 26.3 ओडीएल प्रणाली हाशिए पर पड़े लोगों के सशक्तिकरण का एक उपकरण कैसे हो सकती है? अपने अनुभव के आधार पर कुछ रणनीतियां सुझाएं। शीर्षक: हाशिए पर रहने वाले समुदायों के सशक्तिकरण के लिए खुली और दूरस्थ शिक्षा का लाभ उठाना, एक चिंतनशील विश्लेषण। भारत के एक मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में एक छात्र के रूप में मुझे मुक्त और दूरस्थ शिक्षा ओडीएल से जुड़े अद्वितीय लाभों और चुनौतियों का अनुभव करने का सौभाग्य मिला है। ओडीएल के सबसे गहन पहलुओं में से एक हाशिए पर रहने वाले समुदायों के सशक्तिकरण के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में काम करने की इसकी क्षमता है। इस चिंतनशील विश्लेषण में मैं उन तरीकों पर विस्तार से चर्चा करूंगा जिनसे हाशिए पर पड़े लोगों के उत्थान के लिए ओडीएल प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है, और अपने अनुभवों के आधार पर रणनीतियों का प्रस्ताव करूंगा। 1. पहुंच: भौगोलिक विभाजन को पाटना। ओडीएल के प्राथमिक लाभों में से एक इसकी भौगोलिक बाधाओं को दूर करने की क्षमता है। हाशिए पर रहने वाले समुदाय अक्सर पारंपरिक शैक्षणिक संस्थानों तक सीमित पहुंच वाले दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित होते हैं। ओडीएल अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और अध्ययन सामग्री के वितरण के माध्यम से इन हाशिए पर मौजूद आबादी तक पहुंचता है, उन्हें शैक्षिक संसाधन प्रदान करता है जो अन्यथा पहुंच से बाहर हो सकते हैं। यह भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां कुछ समुदाय भौगोलिक रूप से अलग-थलग हो सकते हैं। रणनीति 1. मोबाइल अनुकूल शिक्षण प्लेटफार्मों का विकास। पहुंच बढ़ाने के लिए ओडीएल संस्थान मोबाइल अनुकूल शिक्षण प्लेटफार्मों के विकास में निवेश कर सकते हैं। दूरदराज के इलाकों में भी कई हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों के पास स्मार्टफोन तक पहुंच है। ऐसे पाठ्यक्रम और सामग्री डिजाइन करना जो मोबाइल उपकरणों के अनुकूल हो, शिक्षा की पहुंच को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकते हैं। रणनीति 2. सामुदायिक शिक्षण केंद्र। सीमांत क्षेत्रों में सामुदायिक शिक्षण केंद्र स्थापित करने से व्यक्तियों को ओडीएल संसाधनों तक पहुंचने, सुविधाकर्ताओं के साथ बातचीत करने और साथियों के साथ सहयोग करने के लिए एक भौतिक स्थान मिल सकता है। इन केंद्रों को कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्टिविटी से सुसज्जित किया जा सकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि जिनके पास निजी उपकरण नहीं है, वे भी ओडीएल से लाभ उठा सके। 2. समावेशी पाठ्यक्रम, विविध आवश्यकताओं को संबोधित करना। हाशिए पर रहने वाले समुदायों में अक्सर अद्वितीय सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक-आर्थिक संदर्भ होते हैं, जिन्हें मुख्यधारा की शैक्षिक प्रणालियों में अनदेखा किया जा सकता है। ओडीएल इन विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने पाठ्यक्रम को तैयार करके अधिक समावेशी शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देकर सशक्तिकरण का एक उपकरण हो सकता है। रणनीति 3. पाठ्यक्रम डिजाइन में सांस्कृतिक संवेदनशीलता। पाठ्यक्रम डिजाइन में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को शामिल करने से यह सुनिश्चित होता है कि शैक्षिक सामग्री हाशिए पर रहने वाले शिक्षार्थियों के जीवन के अनुभवों से मेल खाती है।
इसमें उनके संदर्भों से संबंधित उदाहरणों और केस अध्ययनों का उपयोग शामिल हो सकता है, जिससे सीखने का अनुभव अधिक आकर्षक और प्रासंगिक हो जाएगा। रणनीति 4, बहुभाषी समर्थन। हाशिए पर रहने वाले समुदायों में भाषाई विविधता को पहचानते हुए ओडीएल कार्यक्रम कई भाषाओं में पाठ्यक्रम पेश कर सकते हैं। बहुभाषी सहायता प्रदान करना यह सुनिश्चित करता है कि भाषा संबंधी बाधाएं सीखने की प्रक्रिया में बाधा न डाले, जिससे शिक्षा अधिक सुलभ और समावेशी हो जाए। 3, लचीली शिक्षा, विभिन्न जीवन परिस्थितियों को अपनाना। हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों को अक्सर आर्थिक अस्थिरता और पारिवारिक जिम्मेदारियों जैसी चुनौतीपूर्ण जीवन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ओडीएल में निहित लचीलापन शिक्षार्थियों को अपने शैक्षिक कार्यों को अपने जीवन के अन्य पहलुओं के साथ संतुलित करने की अनुमति देता है, जिससे उनके सशक्तिकरण में योगदान होता है। रणनीति 5, स्वगति से सीखने के मॉड्यूल। स्वगति से सीखने वाले मॉड्यूल विकसित करने से शिक्षार्थियों को अपनी गति से सामग्री के माध्यम से प्रगति करने में मदद मिलती है। यह काम या पारिवारिक प्रतिबद्धताओं वाले व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है, क्योंकि यह उन्हें एक अध्ययन कार्यक्रम बनाने की अनुमति देता है जो उनकी अद्वितीय परिस्थितियों के अनुरूप होता है। रणनीति 6, पूर्व शिक्षा की पहचान। हाशिए पर रहने वाले समुदायों के कई व्यक्तियों के पास जीवन के अनुभवों के माध्यम से प्राप्त मूल्यवान अनुभवात्मक ज्ञान हो सकता है। इस पूर्व शिक्षा को पहचानने और मान्यता देने से शैक्षिक यात्रा में तेजी आ सकती है। शिक्षार्थियों को उनके द्वारा लाए गए कौशल और अंतर्दृष्टि को स्वीकार करके सशक्त बनाया जा सकता है। 4, सामुदायिक सहभागिता, एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण। सशक्तिकरण व्यक्ति से परे होता है, यह समग्र रूप से समुदाय तक फैला हुआ है। ओडीएल एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर सामुदायिक सहभागिता को सुविधाजनक बना सकता है, जो सहयोग और साझा सीखने के अनुभवों को बढ़ावा देता है। रणनीति 7, सहकर्मी शिक्षण नेटवर्क। हाशिए पर रहने वाले समुदायों के भीतर सहकर्मी शिक्षण नेटवर्क के गठन को प्रोत्साहित करने से एकजुटता और समर्थन की भावना प्रदान की जा सकती है। ओडीएल संस्थान ऑनलाइन मंचों या चर्चा समूहों की सुविधा प्रदान कर सकते हैं, जहां शिक्षार्थी बातचीत कर सकते हैं, अनुभव साझा कर सकते हैं और परियोजनाओं पर सहयोग कर सकते हैं। रणनीति 8, स्थानीय सुविधा प्रदाताओं की भागीदारी। स्थानीय सुविधा प्रदाताओं को शामिल करना जो समुदाय की सामाजिक सांस्कृतिक बारीकियों को समझते हैं, सीखने के अनुभव को बढ़ा सकते हैं। ये सुविधाकर्ता मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर सकते हैं, शिक्षार्थियों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि शैक्षिक सामग्री समुदाय की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप है। निष्कर्ष, ओडीएल के माध्यम से हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाना। निष्कर्षतः, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा में हाशिए पर रहने वाले समुदायों के सशक्तिकरण के लिए एक परिवर्तनकारी शक्ति बनने की क्षमता है। पहुंच, समावेशिता, लचीलेपन और सामुदायिक जुड़ाव के मुद्दों को संबोधित करके ओडीएल संस्थान एक ऐसा वातावरण बना सकते हैं जो सामाजिक आर्थिक नुकसान का सामना करने वाले व्यक्तियों की शैक्षिक आकांक्षाओं का पोषण करता है। इग्नू में मेरे अनुभवों ने इन रणनीतियों के महत्व को रेखांकित किया है, जिससे पता चलता है कि एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई ओडीएल प्रणाली हाशिए पर रहने वाले लोगों के जीवन पर कितना गहरा प्रभाव डाल सकती है। जैसे जैसे हम शिक्षा के उभरते परिदृश्य का पता लगाना जारी रखते हैं, यह जरूरी है कि हम सभी के लिए अधिक न्यायसंगत और सशक्त शैक्षणिक अनुभव बनाने के लिए ओडीएल की पूरी क्षमता का लाभ उठाएं। 26.6 मुक्त और दूरस्थ शिक्षा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और बाजार ताकतें
एक महत्वपूर्ण विश्लेषण। हाल के वर्षों में बाजार प्रभावों और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के साथ मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) की अंतःक्रिया के संबंध में काफी चर्चा हुई है। ओडीएल में आईसीटी के व्यापक उपयोग के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक निहितार्थ हैं। इस अनुभाग में हम इनमें से कुछ मुद्दों का पता लगाएंगे। ओडीएल, ई लर्निंग और ऑटोमेशन। वैश्वीकरण और आईसीटी क्रांति के उदय के साथ ओडीएल संस्थानों और पारंपरिक विश्वविद्यालयों दोनों ने ई लर्निंग और आईसीटी को सीखने की प्रक्रिया में शामिल करने के लिए काफी प्रयास किए हैं। जहां इन प्रयासों से सीखने के नए अवसर आए हैं, वहीं उन्होंने समाज, शैक्षणिक संस्थानों, शिक्षकों और शिक्षार्थियों के लिए चुनौतियां भी पेश की है। विद्वानों ने इस घटना को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा है। नोबल 1997 अपने प्रसिद्ध कार्य डिजिटल डिप्लोमा मिल में ऑनलाइन शैक्षिक प्रौद्योगिकी के व्यावसायिक, शैक्षणिक और नैतिक निहितार्थों पर प्रकाश डालते हैं। वह व्यावसायिक हितों और ओडीएल प्रणाली में ई लर्निंग के विस्तार के बीच महत्वपूर्ण संबंधों पर जोर देते हैं। नोबल के अनुसार उच्च शिक्षा का हाईटेक परिवर्तन ऊपर से नीचे तक शुरू किया जा रहा है, अक्सर निर्णय लेने में छात्रों और संकाय को शामिल किए बिना। शैक्षिक परिसर तकनीकी परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। अब बौद्धिक गतिविधि को बौद्धिक पूंजी में बदलकर पूंजी संचय के लिए महत्वपूर्ण स्थलों के रूप में कार्य कर रहे हैं। यह प्रक्रिया विश्वविद्यालय के अनुसंधान कार्य के वस्तुकरण से शुरू होती है और बाद में शैक्षिक कार्य को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य स्वामित्व उत्पादों में बदल देती है। ये उत्पाद जैसे कोर्सवेयर निर्देश को उन वस्तुओं में बदल देते हैं जिनका स्वामित्व और बाजार में व्यापार किया जा सकता है। प्रमुख औद्योगिक देशों के नेता अपना वर्चस्व बनाए रखने का लक्ष्य रखते हुए अब ज्ञान आधारित उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कॉरपोरेट और शैक्षणिक संस्थाओं के बीच इस सहयोग से संयुक्त पैरवी प्रयासों को बढ़ावा मिला है। इस परिवर्तन के प्रमुख प्रवर्तकों में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर विक्रेता, कॉरपोरेट प्रशिक्षण अधिवक्ता, प्रगतिशील छवि चाहने वाले विश्वविद्यालय प्रशासक और तकनीकी उत्साही शामिल हैं, जो कंप्यूटर और ई लर्निंग को शैक्षिक चुनौतियों के इलाज के रूप में देखते हैं। नोबल का मानना है कि शिक्षा का वाणिज्यीकरण कई परिणाम लाता है। शिक्षकों को श्रमिक समझा जाता है, उन्हें तीव्र तकनीकी परिवर्तनों के दबाव का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी स्वतंत्रता और नियंत्रण कम हो जाता है। जब संकाय पाठ्यक्रम सामग्री ऑनलाइन डालते हैं, तो उनका ज्ञान और पाठ्यक्रम डिजाइन कौशल छीन लिया जाता है और प्रशासन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। शिक्षा का वस्तुकरण विश्वविद्यालयों को उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार में बदल देता है। प्रशासनिक प्रचार से पता चलता है कि छात्र नए शिक्षण उत्पादों की मांग करते हैं। छात्रों और शिक्षकों को शिक्षा की शर्त के रूप में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सामग्री के उपभोक्ता बनने के लिए मजबूर करके एक बाजार बनाते हैं, भले ही उनकी रुचि या भुगतान करने की क्षमता कुछ भी हो। आभासी पाठ्यक्रमों में छात्रों को आधिकारिक तौर पर प्रायोगिक विषयों के रूप में लेबल किया जाता है। व्यावसायीकृत उच्च शिक्षा अनुसंधान विश्वविद्यालयों और उद्योग के बीच घनिष्ठ साझेदारी बनाते हुए व्यावसायिक हितों की पूर्ति करता है। संकाय सदस्य अपने नियोक्ताओं के लिए वस्तुओं के उत्पादक बन जाते हैं। बौद्धिक पूंजी के लिए पेटेंट अधिकार हासिल करने से विश्वविद्यालयों को ताकत मिलती है। कक्षा शिक्षण की तरह अनुदेशात्मक प्रक्रिया को सीडी-रोम, वेबसाइट या कोर्सवेयर जैसे विपणन योग्य उत्पादों में बदल दिया जाता है, जिन्हें संकाय द्वारा स्वयं वितरित किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है। नोबल इस बात पर जोर देते हैं कि विश्वविद्यालय, जो अब व्यवसाय में लगे हुए हैं,
कॉपीराइट के एक महत्वपूर्ण मुद्दे का सामना कर रहे हैं। वे ऑनलाइन शिक्षा से लाभ पाने के लिए पारंपरिक संकाय अधिकारों का त्याग कर रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा का उदय इस बात को लेकर चिंता पैदा करता है कि क्या विद्वान और शिक्षक या मीडिया व्यवसायी अनुभवी शिक्षाशास्त्र या त्वरित लाभ को प्राथमिकता देते हुए शिक्षा की सामग्री को आकार देंगे। नोबल 1997। बी मार्केट ड्राइव, आईसीटी और ओडीएल। लाटकेम और हन्ना 2002 ने उच्च शिक्षा में आपूर्ति संचालित से मांग संचालित दबावों में बदलाव को ध्यान में रखते हुए खुली और लचीली शिक्षा में चुनौतियों की पहचान की। वैश्वीकरण, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी, नए प्रदाताओं से प्रतिस्पर्धा और आत्मनिर्भर शिक्षा पर जोर इस बदलाव में योगदान करते हैं। जवाबदेही की मांगों को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय खुली और लचीली शिक्षा और आईसीटी में समाधान तलाशते हैं। दुनिया भर में दूरस्थ शिक्षा संस्थानों का प्रसार हो रहा है, यहाँ तक कि पारंपरिक विश्वविद्यालयों में भी दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा का विपणन करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। ओडीएल गुणवत्ता संचालित और सीमांत से व्यावसायिक रूप से उन्मुख और मुख्यधारा में बदल जाता है, जिससे अवसर और खतरे दोनों पैदा होते हैं। ओडीएल का अंतर्राष्ट्रीयकरण और व्यावसायीकरण करने का कदम वंचितों की जरूरतों को नजरअंदाज कर सकता है और परिसर में और बाहर शिक्षण के बीच अंतर को धुंधला करने से दूरस्थ शिक्षार्थियों की विशिष्ट आवश्यकताओं की उपेक्षा हो सकती है। 2003-203। चूंकि शिक्षा एक व्यापार योग्य वस्तु बन गई है, कई संस्थान प्रतिस्पर्धी माहौल में व्यापार करने के लिए ओडीएल का उपयोग करते हैं। इवांस और किंग का सुझाव है कि विकासशील देशों में राजनेता और प्रशासक बाजार में व्यापार करने के लिए त्वरित समाधान के रूप में शिक्षण सामग्री का उपयोग करते हैं। वे ओडीएल के माध्यम से फैले अकादमिक साम्राज्यवाद पर भी प्रकाश डालते हैं। मुक्त और दूरस्थ शिक्षा ओडीएल, तकनीकी परिवर्तन और नेतृत्व। 19वीं सदी के मध्य में प्रीपेड पोस्ट आधारित संवाददाता शिक्षा से लेकर 20वीं और 21वीं सदी के वेब आधारित खुले और आभासी शिक्षण संस्थानों तक दूरस्थ शिक्षा संस्थानों ने विभिन्न शिक्षण तकनीकों को अपनाया है। इन तकनीकों का लक्ष्य नए बाजारों को पूरा करना, बढ़ती मांगों के साथ विकसित होना, मुख्यधारा के बाजार की गुणवत्ता अपेक्षाओं को पूरा करना और अंतः स्थापित प्रदाताओं और उत्पादों को विस्थापित करते हुए क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है। बाजार अत्यधिक प्रतिस्पर्धी हो गया है। अग्रणी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों ने वेब आधारित कार्यक्रमों को विकसित करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी में निवेश किया है, जिससे उच्च शैक्षिक संगठनों के नए रूपों को जन्म मिला है। इन वैकल्पिक संरचनाओं का उद्भव न केवल मौजूदा संस्थागत, भौगोलिक, राजनीतिक और प्रासंगिक वास्तविकताओं को नजरअंदाज करता है, बल्कि पारंपरिक शैक्षिक व्यवस्थाओं की संस्कृति और कार्यप्रणाली को भी चुनौती देता है। क्रिस्टेंसन 1997। ओटो पीटर्स 1967-1983 ने लगातार दूरस्थ शिक्षा को शिक्षा के सबसे औद्योगिक रूप के रूप में देखा है, जो आधुनिक औद्योगिक उत्पादन प्रक्रियाओं के साथ विशेषताओं को साझा करता है। उनके 2002 के अनुसार दूरस्थ शिक्षा का इतिहास इसके बढ़ते महत्व से चिह्नित है, जो प्रत्येक अवधि में उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकियों से निकटता से जुड़ा हुआ है। पीटर्स 1998 का मानना है कि उत्तरौद्योगिक सेवा अर्थव्यवस्था की मांग उत्तरौद्योगिक समाज के लिए आवश्यक संरचनाओं को पूरा करने के लिए दूरस्थ शिक्षा में बदलाव को प्रेरित करेगी। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था उद्योग से ज्ञान की ओर परिवर्तित हो रही है, विश्वविद्यालय कॉरपोरेट शैली की संरचनाओं और कार्यों को अपना रहे हैं।
दूरस्थ शिक्षा प्रणालियों में तकनीकी ताकतें नेताओं और कर्मचारियों में नई क्षमताओं की मांग करती है, कई विशेषज्ञों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करती है और नए दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। यह प्रस्तावित है कि ओडीएलएस को समझौता करने वाले सामान्य प्रबंधकों के विपरीत संस्कृति को आकार देने और बदलने में सक्षम परिवर्तनकारी और उद्यमशील नेताओं की आवश्यकता होती है। इन नेताओं को नवाचार, सुधार संगठन के लिए एक इष्टतम वातावरण बनाना होगा और दूसरों के लिए प्रेरणा प्रदान करनी होगी। खुली शिक्षण प्रणाली नए संगठनात्मक मॉडल और रणनीतियों के लिए अवसर प्रस्तुत करती है। मांगलिक कार्य वातावरण, उन्नत प्रौद्योगिकी की आवश्यकता और वैश्वीकरण प्रक्रिया के साथ नए शैक्षणिक कार्यक्रमों की शुरुआत, प्रबुद्ध और परिवर्तनकारी नेतृत्व, मूल पाठ से अनुकूलित के नेतृत्व में ओडीएलएस संस्थानों में कठोर परिवर्तन की आवश्यकता है। बॉक्स 1, भविष्य में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के लिए ओटो पीटर्स का दृष्टिकोण। भविष्य में विश्वविद्यालय कैसे दिखेंगे? ओटो पीटर्स 2002 के अनुसार वे सीखने के विभिन्न रूपों जैसे आमने सामने, दूरी और डिजिटल का मिश्रण होंगे। इस मिश्रण से नई शिक्षण शैलियों का निर्माण होगा जो पारंपरिक तरीकों से काफी भिन्न होंगी। भविष्य के विश्वविद्यालयों को भी अनुकूलनीय और लचीला होना चाहिए, जो तृतीयक शिक्षा 35 प्राप्त करने वाले छात्रों सहित विभिन्न प्रकार के छात्रों के लिए अनुकूलित कार्यक्रम पेश करते हैं। तो इस विकसित शैक्षिक परिदृश्य में शिक्षकों को क्या भूमिका निभानी चाहिए? ओटो पीटर्स का तर्क है कि शिक्षकों को न केवल इन परिवर्तनों के बारे में जागरूक होना चाहिए बल्कि परिवर्तन के एजेंट के रूप में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए। उन्हें शिक्षा का मशीनीकरण करने वाली लाभ संचालित तकनीकी ताकतों से छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जब प्रौद्योगिकी को अत्यधिक अपनाया जाता है, जिससे शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया के अमानवीयकरण का जोखिम होता है, तो शिक्षकों को सतर्क रहना चाहिए और अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ओटो पीटर्स ने दूरस्थ शिक्षा की आशावादी भविष्यवाणियों में डिजिटलीकृत शिक्षा के आलोचकों द्वारा दिए गए ध्यान की कमी पर प्रकाश डाला है। उनका मानना है कि आभासी विश्वविद्यालयों के पीछे मुख्य विचार सीखने और सिखाने के तरीकों में क्रांति लाना है, उन्हें उत्तरौद्योगिक और उत्तराधुनिक ज्ञान समाज की जरूरतों के साथ जोड़ना है। शिक्षण और सीखने में लचीलेपन के महत्व पर जोर देते हुए ओटो पीटर्स स्वनिर्देशित और स्वायत्त सीखने को अधिकतम करने का सुझाव देते हैं। यह दृष्टिकोण विश्वविद्यालयों को अधिक अनुकूलनीय बनाता है, जिससे छात्रों को व्यापक विकल्प और गहन समर्थन मिलता है। यह लचीलापन उत्तरौद्योगिक ज्ञान समाज की बदलती शैक्षिक मांगों को पूरा करने में महत्वपूर्ण है। पीटर 2002 155 से 156 26.7 ओडीएल का परिवर्तन। इस खंड के अंतिम भाग में हमने आईसीटी और बाजार ताकतों के साथ बातचीत में ओडीएल प्रणाली के सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों के बारे में बात की। अब आइए ओडीएल प्रणाली में हो रहे परिवर्तनों और वे समाज, अर्थव्यवस्था और शिक्षण विधियों को कैसे प्रभावित करते हैं, इस पर गौर करें। एलन टैट 1995 के अनुसार ओडीएल एक दूरदर्शी विचार के रूप में शुरू हुआ, एक प्रणाली जिसे मुख्य रूप से हाशिए पर रहने वाली आबादी की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को उनकी शिक्षा पर अधिक नियंत्रण देना था। हालांकि समय के साथ यह बाजार की ताकतों द्वारा संचालित और राजनीतिक उद्देश्यों से प्रभावित एक मुख्यधारा के शैक्षणिक संस्थान में बदल गया है। टैट का मानना है कि ओडीएल को अब सामाजिक मानदंडों के साथ संरेखित करने के लिए पुनर्विचार किया जा रहा है, जो इसके मासूमियत के युग 1995-27 के अंत का प्रतीक है।
टैट के अनुसार मुख्यधारा वितरण पद्धति के रूप में ओडीएल को अपनाने से उन आबादी को अलग थलग और हाशिए पर धकेल दिया गया है जो पहले इसमें शामिल थी। वैश्वीकरण के उदय और संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों की शुरुआत ने ओडीएल पर सरकारी नियंत्रण को मजबूत किया है। यह बदलाव ओडीएल में सरकार द्वारा संचालित पहल की ओर हाशिए पर मौजूद आबादी के लिए शिक्षा प्रदान करने के मूल लक्ष्य से दूर चला गया है। राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण दूरस्थ शिक्षा का उपयोग अधिक विशिष्ट हितों के लिए किया जाने लगा है। तकनीकी सुधार के नाम पर विश्वविद्यालय शिक्षा के तकनीकीकरण के लिए बाजार में बदल गए हैं। हैरिस 1987 146। विद्वानों ने हाल के वर्षों में ओपन यूनिवर्सिटी में फोर्डिस्ट और पोस्ट फोर्डिस्ट दोनों प्रवृत्तियों पर ध्यान दिया है। ओपन यूनिवर्सिटी, जैसा कि एडवर्ड्स द्वारा वर्णित है, ने मुख्य रूप से मानकीकृत उत्पादों, बड़े पैमाने पर उत्पादन और सीमित उपभोक्ता विकल्प की विशेषता वाले फोर्डिस्ट मॉडल का पालन किया है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए खुले विश्वविद्यालय अब फोर्डिस्ट के बाद के पाठ्यक्रम उत्पादन मॉडल की ओर झुक रहे हैं। ये मॉडल छोटे पैमाने पर शीघ्र तैयार होने वाले पाठ्यक्रमों के निर्माण को प्रोत्साहित करते हैं, जो बाजार क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। 26.8 निष्कर्ष। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ओडीएल प्रणाली देश में छात्रों के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए शिक्षा का एक महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से स्वीकृत तरीका बन गया है। यह माना जाता है कि पारंपरिक शिक्षा प्रणाली अपनी लचीली संरचना के कारण माध्यमिक और उच्च शिक्षा चाहने वाले सभी व्यक्तियों को पूरा नहीं कर सकती है। वर्तमान में देश में 21% से अधिक शिक्षार्थी ओडीएल प्रणाली में नामांकित हैं। यह अनुमान है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के समापन तक समग्र शिक्षा ढांचे में ओडीएल प्रणाली की हिस्सेदारी बढ़कर 40% हो जाएगी। ओडीएल छात्र नामांकन में इस पर्याप्त वृद्धि के लिए सामाजिक प्रतिबद्धता, बेहतर पहुंच, गुणवत्ता आश्वासन और सीखने की प्रक्रिया के लोकतंत्रीकरण जैसे क्षेत्रों में ओडीएल प्रदाताओं से विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता है। ओडीएल प्रणाली में स्वयं एक परिवर्तन आया है, जो अंशकालिक, पत्राचार और आकस्मिक शिक्षा से मुख्यधारा, एकीकृत, वेब आधारित और आभासी शिक्षा तक विकसित हो रहा है। इन परिवर्तनों ने ओडीएल प्रणाली के लिए कई चुनौतियां और अवसर सामने ला दिए हैं। इस इकाई में इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है।